और 16 दिसंबर को शाम को 4 बजे पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज के सामने सरेंडर कर दिया। तो तक 10 से 12 आदमी उधर थे, पाकिस्तानी थे उस। हाँ, पाकिस्तानी आदमी थे जिनकी कैद में शेख मुजीब की फैमिली। उन्होंने कार दिखाई जिसके ऊपर बुलेट की लगी थी, वहाँ एक डेड बॉडी थी, वो लेडी मीडिया की थी, वो गई थी मिलने के लिए, तो फायर किया गया और उसको मार दिया गया। जितनी भी गालियाँ हो सकती थी मुझे मेरी भारतीय फौज को दी। बोला कि भारतीय फौज की डरपोक फौज है। उन्होंने एक राउंड फायर किया मेरे ऊपर से और बोला कि अगर आप नहीं सरेंडर करोगे तो हम अगली गोली आपको मार देंगे। बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग शेख हसीना जी को दिया और शेख हसीना ने मुझे वो फ्लैग दिया। वो बोला ये फ्लैग जो है आप घर के ऊपर आप लगाइए और पाकिस्तानी फ्लैग हटा दीजिए। शेख हसीना जी और उनकी छोटी बहन रिहाना है, उनके साथ उन्होंने मुझे 2 पत्र भी लिखे और पूछा कब आ रहे हो, क्या हालत है। बांग्लादेश का जो हाईएस्ट अवार्ड है फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, वो उन्होंने मुझे दिया। जिनकी कहानी हॉलीवुड की किसी थ्रिलर और एक्शन फिल्म जैसी है। 71 के वॉर में जिन्होंने बिना गोली बंदूक 12 पाकिस्तानियों को घुटनों पर ला दिया, जिनका जिगर शेर जैसा है। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर आज जिंदा हैं तो उसी इंडियन आर्मी के हीरो की वजह से, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर 12 पाकिस्तानियों से उनको बचाया। वो शख्सियत देश में ही नहीं बांग्लादेश में भी बहुत मशहूर है। बात कर रहे हैं कर्नल अशोक तारा की। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में ढाका में क्या हुआ था, आप अगर बताएं। हाँ, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश की लिबरेशन वार जो मार्च से शुरू हुई थी, तब मैं तब से ही उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। और बीच में मुक्तिवाहिनी, ट्रेनिंग, रिफ्यूजी कैंप सब मैंने किए। लड़ाई से पहले भी मैं पाकिस्तान, उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान में मैं गया। और एक बड़ी लड़ाई बैटल ऑफ गंगा सागर जो बहुत ही मशहूर है, उसके अंदर एक भी मिलता। उस बैटल के अंदर जो कि अगरतला के सामने 5 किलोमीटर अंदर थी और वो हैंड टू हैंड लड़ाई वाली थी। और उसके अंदर मैंने पाकिस्तानी जो पहला बंकर था हमारे फायर कर रहा था, उसको मोल्टो कॉकटेल यानी जिसको पेट्रोल बम भी बोलते हैं, उससे हैंड ग्रेनेड डालकर बर्बाद किया। उसकी जो एमएमजी थी दुश्मन को वो खींची और जिसको मारा और उसके अंदर मुझे वीर चक्र दिया गया था। ये 3 दिसंबर की बात है। इसके बाद जैसे जैसे भारत फौज लड़ाई शुरू हो गई, आगे बढ़ती चली गई। मेघना रिवर को लोकल किश्ती से हमने पार किया। वहाँ पर एक टुंगी जगह थी जिसको गेटवे ऑफ ढाका बोलते हैं, वहाँ पर दुश्मन से लड़ाई हुई, उसको बर्बाद किया। और 15 तारीख जो है शाम को मेरी बटालियन और मैं उसको लीड कर रहा था, अल्फा कंपनी ढाका एयरपोर्ट पर पहुँचे और हमको हुक्म था कि आप ढाका एयरपोर्ट 15-16 को कैप्चर कर लें। 15 रात को हमने ढाका एयरपोर्ट पे मैंने अटैक किया। तब तक पाकिस्तानी फ़ौज थोड़ी ढीली पड़ गई थी और शायद उनको सरेंडर का पता लग गया था और वहाँ थोड़ी सी फ़ौज थी और जिसमें हमने 3 पाकिस्तानियों को मारा, 5 को कैप्चर हुआ। उसमें एक हमारा भी जवान मारा गया, लेकिन उसको हमने सवेरे 6 बजे पकड़ लिया। और 16 तारीख दिसंबर को शाम को 4 बजे पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज और बांग्लादेश फ़ौज के सामने सरेंडर कर दिया। अभी ये जो जीत हुई थी या लिबरेशन वार की, इसमें पूरा ढाका लोग झंडा लगा के जोश के साथ चल रहे थे। और जो मुझे बोला गया कि 17 तारीख सवेरे
आप ढाका एयरपोर्ट को सिक्योर करेंगे, क्योंकि भारत से वीआईपी और दूसरे जो है वो आएंगे, ढाका उसको सिक्योर किया जाए। तो जब 17 तक सवेरे 9 बजे के नज़दीक मैं ढाका एयरपोर्ट में अपनी फ़ौज को लगाया हुआ था, काफ़ी लोग थे लोकल आए देखने के लिए। तो उस टाइम पर जो मेरा कमांडिंग अफसर थे उन्होंने मुझे आवाज़ दी अशोक, और मुझे बुलाया। उनके साथ एक मुक्तिवानी का योद्धा था, उन्होंने बताया कि इस योद्धा बता रहे हैं कि शेख मुजीब रहमान की फैमिली जो कैद में, पाकिस्तानी कैद में है, उनकी जान को खतरा है। क्यों कि एक दिन पहले उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुकी थी, इसलिए हमारे कमांडिंग अफसर ने भी उस चीज़ को इतना सीरियस या ख़तरनाक नहीं समझा, और मुझे बोला आप इसके साथ जाओ और इसकी प्रॉब्लम को दूर करो। और मैंने भी यही सोच कर कि पाकिस्तानी सरेंडर कर चुके हैं तो शायद इतना खतरा या इतना वो नहीं होगा। तो मैंने भी सिर्फ 2 जवान अपने साथ लिए और उस गाइड को साथ लिया और उस घर की तरफ चले जहाँ पर ये कैद थे। जब मैं तकरीबन 100 गज दूर के पास पहुँचा, वहाँ पर भीड़ थी, मीडिया के लोग थे, बीबीसी वाले थे, भारतीय मीडिया के थे, बांग्लादेश मीडिया के थे, लोकल थे, और लोकल मुक्तिवानी के लोग भी थे और कुछ और भी थे। उन्होंने मुझे रोक दिया, बोला कि आप आगे मत जाओ, आगे जाएंगे तो पाकिस्तानी वहाँ से फायर कर देंगे। उन्होंने मुझे मकान दिखाया, वो मकान में बंकर था ऊपर, एक मकान बड़ा नहीं था, छोटा सा था, जैसे 2 गज के ऊपर सिंगल स्टोरी मकान होता है। छत के ऊपर बंकर था, उसमें एलएमजी लगी हुई थी, 2 आदमी थे, कमांडर लगता था जो बाहर खड़ा था, और एक बंकर जो है वो गेट के ऊपर था, उसमें भी एक सेंट्री था, पीछे 2 और बंकर थे, आप हरकत देख सकते थे। तो तकरीबन 10 से 12 आदमी उधर थे, पाकिस्तानी थे वो सब। हाँ पाकिस्तानी आदमी थे, जिनकी कैद में शेख मुजीब रहमान की फैमिली। तो सर वो सब वेपन थे, टोटली तैयारी थी उनकी, पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान थे? हाँ नहीं, वो जो पाकिस्तानी फौज वो पोजीशन में थी, उनको नहीं मालूम था कि पाकिस्तानी सरेंडर कर गया है। मैं भी आपको बताऊंगा इसकी क्या है कि उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होता था कि जैसे आप बैठे बता, वहाँ पर टेलीफोन लाइन होती थी जो कुछ लड़ाई में बर्बाद हो गई, कुछ भारतीय फौज ने भी काट दी थी जिससे कि वो कम्युनिकेशन ना कर सके। तो वो कम्युनिकेशन भी वहाँ पर जो था बातचीत का वो बहुत कमज़ोर था। तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने सोचा कि जो लाइफ अंदर है वो खतरे में है, अगर मैं टाइम लूँगा डिले हो जाएगा तो मानी बात है उनकी जान को ज़्यादा खतरा है। और मैं अपने कमांडरों से अगर बताऊँगा वो मुझसे कई सवाल पूछेंगे, मैं उनको जवाब दूंगा, वो मान भी गए। जब तक वो मानेंगे आर्मी की फौज आएगी, एक बहुत वक्त गुजर जाएगा और तब तक शायद इनकी जान को खतरा पड़े। इस चीज़ को देखते हुए और ये सोचते हुए कि पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुके हैं, तो मैं उनको साइकोलॉजिकली, जिसको इसी कार्रवाई को बाद में जो दिया गया नाम वो था गट्स एंड विट्स, बैटल ऑफ गट्स एंड विट्स के ऊपर दिया। तो मैंने कहा कि अपनी हिम्मत से साइकोलॉजिकली सर इस जो आपने शब्द यूज किया बैटल ऑफ गट्स एंड विट्स, इसका मतलब आम आदमी जो दर्शक है वो उसको उसको सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? इसका मतलब यह है गट्स, हिम्मत, विट्स बुद्धि। याद है कि आप अपनी हिम्मत और बुद्धि से इनको समझाइए कि पाकिस्तानी सरेंडर कर चुके हैं, आप भी सरेंडर कर दो, और जिससे कि उनकी फैमिली सेफ हो जाए। अभी जब मैं सोच रहा था तो वक्त को देखते हुए मैंने अपना हथियार जो है अपने साथियों को 2 से दे दिया और फैसला कर लिया कि मैं खुद जाकर उनको सरेंडर के लिए बोलूँगा। और जब मैं चला तो मुझे मीडिया ने वहाँ के लोगों ने रोका कि आप मत जाइए, वो फायर कर चुके हैं, अभी हमारे ऊपर थोड़ी देर पहले फायर किया। फिर उन्होंने कार दिखाई जिसके ऊपर बुलेट की लगी थी, वहाँ एक डेड बॉडी थी, वो एक लेडी मीडिया की थी, वो गई थी पहले मुझसे मिलने के लिए। तो फायर किया गया
और उसको मार दिया गया। तो बोले कि अब मत जाइए, वो कर देंगे। लेकिन मेरे सामने एक ड्यूटी थी कि मुझे उस फैमिली को बचाना है, और मेरे पास सिर्फ 2 जवान थे, और मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। अगर मैं हमला या हरकत करता हूँ तो जो लोग अंदर हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सोचकर मैं आगे बढ़ा। मैं मीडिया या लोग उनको समझाकर ताकि मैं बिना हथियार के आगे बढ़ा। जैसे मैं कार के पास पहुंचा, मैं खड़ा हो गया। मैंने बोला कि कोई है, तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर रुक कर मैंने बोला कोई है, तो कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं आस्ता 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 गेट के पास पहुंचा। जब मैं 2-3 कदम गेट से रह गया तो ऊपर से आवाज़ आई पंजाबी के अंदर, क्योंकि वो पंजाबी थे और मैं भी पंजाबी हूँ, तो मुझे समझने में आसानी हो गई। क्या कहा उन्होंने सर उस समय? है जी, उधर से क्या बोला उन्होंने जब पंजाबी में? पंजाबी सबसे पहले उधर बोला पंजाबी में, ओ तू रुक जा, जाने की आप रुक जाओ, नहीं तो हम गोली चला देंगे। मैंने उनको बोला देखिए, मैं भारतीय फौज का आदमी बिना हथियार के आपके सामने आया हूँ, ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपकी फौज ने सरेंडर कर दिया है, आप भी सरेंडर कर दो। लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। उनको कोई ऐसी खबर नहीं थी। उन्होंने पंजाबी के अंदर जितनी भी गालियाँ हो सकती थी मुझे, मेरी भारतीय फौज को दी, और शायद भारत को भी उन्होंने 1-2 बार ऐसा बोला कि भारतीय फौज की डरपोक फौज है पंजाबी के अंदर, और हम उसकी परवाह नहीं करते, हम इसको बर्बाद कर देंगे, और हर तरह का गाली का उन्होंने दिया। ये मेरी बात जब तक उन्होंने किया 20 से 25 मिनट तक मैं उनके सामने खड़ा रहा, और डराने के लिए उन्होंने पहले हुक्म दिया, कमांडर ने छत के ऊपर हथियार लोड करो, और जो LMG थी और जो सेंट्री गेट पे था उन्होंने लोड किया। इतने में एक हेलीकॉप्टर, भारतीय हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा। मैंने इशारा किया, वो देखो। क्या भारतीय का आपने देखा है कभी कि जो ढाका के ऊपर से गुजरे? मैं फौज यूनिफॉर्म के अंदर बिना हथियार के अब सामने आऊँ, ये साफ है कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज के सामने सरेंडर कर दिया है। वो इस चीज़ को मानने के तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर कुछ ऐसे लफ्ज़ मुझे बोले, और डराने के लिए उन्होंने एक राउंड फायर किया मेरे ऊपर से, और बोला कि अगर आप नहीं सरेंडर करोगे तो हम अगली गोली आपको मार देंगे। जब ये बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे मार देंगे, लेकिन जो भारतीय फौज और मुक्तिवानी फौज आएगी वो अब सबको मार देगी, और आपकी डेड बॉडी यहीं रह जाएगी, और जो आपकी फैमिली पाकिस्तान में आपका इंतज़ार कर रही है वो कभी भी आपको देख नहीं सकेगी। लेकिन वो नरम पड़ गए, समझने लगे इस चीज़ को। लेकिन शायद उनके अंदर वो पाकिस्तानी या एक गलत फहमी थी कि नहीं, हम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं इस चीज़ से फैसला कर लिया था कि मैं इनको सरेंडर कराऊंगा, और जब इनको थोड़ा मैं नरम देखा तो मैं और स्ट्रॉन्ग हो गया, और मैंने और मजबूती से बोला उनको। तो क्या सर आपको कभी एक बार के लिए लगा नहीं कि ये पाकिस्तानी फौज है, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये शूट भी कर सकते हैं, गोली भी मार सकते हैं? उस समय ऐसा आपको कुछ एहसास नहीं हुआ? जब मैंने ये बोला तो नर्द थे, चुप हुए। मैंने आस्ता से गेट खोला, वो गेट के अंदर चला गया। जब गेट के अंदर गया तो गेट के ऊपर जो सेंट्री था उसकी राइफल का बैनेट मेरी बॉडी को टच कर रहा था। उसने राइफल लगा दी मेरे, और लेकिन कांप रहा था। शायद उसने फौजी अफसर या ये ना जवाब देखा हो। मैंने कोई डेलिब्रेट या कोई ऐसा नहीं किया, हरकत भेजा और आस्ता से राइफल दूर कर दी, कहीं वो गलती से ना जाए। लेकिन मेरी नज़र ऊपर वाले कमांडर के साथ रही, और उसको मैंने बोला कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप सरेंडर कर दो, नहीं तो आप सबको भारतीय फौज आके मार देगी। वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला ठीक है, हम अपने कमांडरों से बात करेंगे, उसके बाद बात करें। इतने में घर के अंदर से आवाज़ आई बंगो माता की कि आप ये पाकिस्तानी फौज, इस पे विश्वास मत कीजिए, ये कोई भी गलत काम कर सकते हैं। एक दिन पहले इन्होंने हमको
बर्बाद करने के लिए मारने की कोशिश की थी। बंगो माता बोले तो मुजीबुर रहमान की वाइफ, अभी शेख मुजीबुर शेख मुजीबुर रहमान जो की है, पत्नी है। और साथ ही शेख हसीना थी, उन्होंने इस चीज़ को बोला। तो मैं इस चीज़ को समझता था, तो मैंने उनको आस्ता से हाथ से सिर्फ इशारा किया, बोला नहीं, और कमांडर को बोला कि आप जिन अफसरों से मिलना चाहते हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके साथ कोई आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, और अगर आप लेट कर रहे हो, भारतीय फौज चल पड़ी है उधर से मुक्ति वाहिनी के साथ, आपको मार देगी। मैं फौजी अफसर यूनिफॉर्म के अंदर आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपसे वायदा करता हूँ कि आप जो है सरेंडर कर दें, और आपको मैं सही सलामत आपके हेडक्वार्टर पहुँचा दूँगा, और जहाँ से आप पाकिस्तान जा सकते हैं। वो तब भी थोड़े से नहीं माने, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़े बहुत नरम पड़ गए। मैंने दोबारा बोला कि आप देर मत करो, बहुत फौज मार देगी, आप एक गोली चलाते हैं मेरे पे, मुझे मारेंगे, लेकिन आप 12 के 12 जो मरे जहाँ पर आदमी है, और आपकी फैमिली जो पाकिस्तान में है, उनको आपकी डेड बॉडी तक नहीं मिलेगी। और मैं आपको दोबारा प्रॉमिस करता हूँ अफसर के नाते, आप सरेंडर कर दीजिए, मैं आपको हेडक्वार्टर पहुँचा दूंगा। वो इस बात के लिए तैयार हो गए। मुझे मालूम था कि राइफल जो है, जो हथियार है, वो लोडेड है, और दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। तो मैंने बोला, पाकिस्तानियों का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं रहता है। हाँ जी, तो उनको जो है मैंने बोला हथियार वहीं रखे, और आप नीचे आ जाए उसके सरेंडर। क्या आपको एक पल के लिए ये नहीं लगा कि पाकिस्तान है, नथिंग टू लूज है, हार चुके हैं, वो मुझे शूट कर सकते हैं मुझे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का, तो इसलिए क्या आपको उस वक्त ऐसा एहसास नहीं हुआ कभी जब आप खड़े थे निहत्थे बिल्कुल? ये जो इससे पहले मैं आगे बताऊँ, वो ऐसा है, एक तो मेरा बचपन में ही, जैसे मेरे पिता वर्ल्ड वॉर में 2 में थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, हिम्मत रहे सब कुछ कर सकते हो। फिर फौज के अंदर, स्कूल के अंदर मैं एनसीसी में रहा, उधर रहा। फौज में आकर जवानों को सब कुछ सिखाया जाता है कि खतरे से ही डरना आपकी ड्यूटी पहले होती है। और मैं 9 पैरा कमांडो के अंदर भी रहा हूँ, जहाँ के अंदर जो अच्छा। एक अलग से ही एक हिम्मत होती है, तभी वो एक कमांडो के नाम से बोला। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो था मेरे अंदर था। दूसरा, फौजी होने के नाते मेरे आगे ड्यूटी थी, ये काम था कि मैं उस फैमिली को बचाऊं। ये सब चीज़ें मेरे अंदर थी। आप मानेंगे नहीं, एक सेकंड के लिए भी मेरे अंदर ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आया कि मेरी जान को खतरा है या मुझे मार देंगे। मेरे आगे एक ही लक्ष्य था कि मैं इस फैमिली को बचाना है। और जब सरेंडर कर दिया, उनको मैंने अपनी गाड़ी में भेज दिया। दरवाज़ा खोला तो जो बंगो माता थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, बोला कि आप मेरे गले लगा लिया, बोले आप मेरे बेटे समान हैं। अच्छा। और आपको खुदा ने भेजा है हमें बचाने के लिए। शेख हसीना जी साथ थी, उन्होंने मुझे भी भाई के नाते बोला। इतनी देर में एक मिस्टर खोखा है, जो शेख मुजीबुर के एड भी थे और उनके रिलेशन में भी है, उन्होंने बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग शेख हसीना जी को दिया, और शेख हसीना ने मुझे वो फ्लैग दिया। वो बोला ये फ्लैग जो है आप घर के ऊपर आप लगाइए, और पाकिस्तानी फ्लैग हटा दीजिए। मैं ऊपर गया, पाकिस्तानी फ्लैग हटा के मैंने नीचे फेंक दिया, और बांग्लादेश का लगा दिया। जब लगाया तो सब ने जो है जॉय बांग्ला बोला। और जब मैं नीचे आया, मुझे बताया गया कि आप शायद पहले आदमी हैं जिन्होंने बंगबंधु की फैमिली के घर के ऊपर बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग लगाया है। अभी मुझे बोला गया कि आप इनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें जब तक कि बाकी अरेंजमेंट नहीं हो जाता। मुजीबुर रहमान की, शेख मुजीबुर रहमान फैमिली का, हाँ, फैमिली का रखें जब तक कि और लोग अरेंजमेंट नहीं करते। अभी 3-4 दिन के बाद, उस दिन सर एक मैंने कहानी कहीं पढ़ी आपके बारे में कि उस दिन आपने अपनी गाड़ी भी पाकिस्तानियों को दी जिन लोगों ने सरेंडर किया, ऐसा कुछ? हाँ, वही मैंने बोला, सिक्योरिटी जो थी, जब सरेंडर किया, मैंने अपनी गाड़ी के में उनको बैठाकर, और मेरे पास कुछ सिविल ड्रेस थी जो हम रखी के लिए रखते थे, वो सिविल ड्रेस मैंने उनको दी, जिससे कि रास्ते में कोई मुक्ति वादी या ना पहचान ले,
और उन पर अटैक ना करे। हाँ, फायर ना करे। हाँ। और अपने 2 जवानों के साथ गाड़ी में उनके हेडक्वार्टर पहुंचा दिया, जिससे वो वहाँ पर सेफ पहुंच जाए लेके। अच्छा। अभी शेख मुजीब रहमान पाकिस्तान जेल में थे, तो उनको पता लगा कि उनकी फैमिली को मेजर अशोक तारा ने बचाया है। तो वहाँ से उन्होंने मैसेज दिया कि वो मुझे मिलना चाहते हैं। मेरी पलटन को थोड़े दिन के हुक्म मिला कि आप वापस जाएंगे इंडिया के अंदर, लेकिन अशोक तारा यहाँ रहेंगे। इन्हीं दिनों जो शेख मुजीब रहमान थी, मिसेस शेख मुजीब रहमान जो बंगोबा था, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे एक इज्जत प्यार इसमें एक रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच जो है वो दी, जिसकी फोटो नेशनल म्यूजियम में भी है। अब पता नहीं है या नहीं। हाँ। 10 जनवरी को शेख मुजीब रहमान पाकिस्तान से आए। 12 जनवरी 72 को उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया और बहुत प्यार दिया। बोले आप मेरे बेटे समान हैं, और बोला कि मैं आपके साथ फैमिली के साथ फ़ोटो लूँगा और उसको अपने घर में लगाऊंगा, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं। जो मैं एक शेख मुजीब रहमान साहब के बारे में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक नेता की जो एक निशानी है जो देश के लिए या देश के लोगों के करता है, कि मैं तकरीबन आधा घंटा उनके पास रहा, कई बातें हुई, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ महसूस करता रहा कि उनके अंदर ये था कि उनके जो देशवासी है कोई जात पात का नहीं था। जो बांग्लादेशी देशवासी इस आज़ादी के अंदर सफ़र किया है, फैमिली को है, डेथ हुई है, उनको मैं कैसे पूरा करूँगा। जो इकॉनमी है, जो हाल है, उसको कैसे करूँगा। जो बांग्लादेश की एक प्राइड है, इज्जत है, उसको मैं वापस कैसे, मतलब इस तरह का उनके जज्बात था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है या मेरी फैमिली को क्या टॉर्चर हुआ है इस आज़ादी के अंदर। ये एक ऐसे नेता को देखकर मैं आज भी उनको सल्यूट करता हूँ। और उन्होंने फ़ोटो ली, फ़ोटो दी, और वो फ़ोटो भी नेशनल म्यूज़ियम में थी जब मैं वहाँ पर गया। और 24 जनवरी 72 को मैं वापस आ गया। अभी एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने इनको रेस्क्यू कराया था, मेरी फैमिली को नहीं मालूम था कि मैं लड़ाई के अंदर हूँ या ऐसी कार्रवाई कोई है। अच्छा। उनको किसी को नहीं पता था कि आप वॉर में हैं वहाँ? नहीं, उनको नहीं पता था मैं वॉर में हूँ। अच्छा। उनको पता है कि मैं मिजोरम या कहीं पर था जब इनिशियली था लड़ाई से आप पहले। नॉर्थ ईस्ट में कहीं पोस्टिंग थी आपकी उस समय? लेकिन लड़ाई हो रही है, वो ये नहीं था कि मैं हूँ। ये 17 दिसंबर को शाम को हमारे देवर हैं, एक प्रोफेसर मेरे दोस्त भी हैं, वो हमारे घर आए। मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप टीवी ऑन करो, अशोक के बारे में है। तो लड़ाई के अंदर सबसे पहले होता है अशोक के बारे में, मतलब कोई डेथ हो गई है या ऐसी चीज़ है। हाँ, कोई शहादत की बात हाँ, या और कुछ। मेरी शादी नहीं हुई थी, अभी लड़ाई से पहले ही दिसंबर 70 में शादी हुई थी मेरी। अच्छा। तो वो साल सवा साल, एक साल, सवा साल, डेढ़ साल का है। और मेरा जो बिटिया थी वो 3-4 महीने की थी, 3 महीने की। तो जब ये खबर आई तो आप टीवी ऑन करो, उनमें ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी वाइफ को आभा तारा को एक तरफ कर दिया कि नहीं आप हट जाओ, आपको टीवी देखने दो। हाँ, कुछ गलत खबर या बैड न्यूज़ हो सकती है। जब टीवी ऑन किया तो लेकिन मेरी वाइफ आभा दे फिर भी आगे आई देखने के लिए। और उसमें उस वक्त दिखाया गया जब उन्होंने अनाउंस भी किया कि मेजर अशोक तारा ने फैमिली को बचाया है, और वो जो सीध है जो बोल लिया था चलेगा, वो भी उस टीवी में आया था। वो तब उनको पता लगा कि मैं लड़ाई में हूँ और यह सब। और जब मैं वापस गया था तब उन्होंने मुझको बताया। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश ने आपको अपने सर्वोच्च जो सम्मान है वो भी दिया, उसकी क्या कहानी, कैसे क्या हुआ? मैं भारत आ गया तो भी मेरा जो शेख हसीना जी और उनकी छोटी बहन रिहाना है, उनके साथ उन्होंने मुझे 1-2 पत्र भी लिखे और पूछा कब आ रहे हो, क्या हालत है। मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ रहा। फिर शेख मुजीब रहमान जी का असिस्टेंट हो गया, उससे बाद कम्युनिकेशन टूट गया। देखिए कोई नहीं था। वो जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने
2012 20 अक्टूबर को ढाका में बुलाया और बांग्लादेश का जो हाईएस्ट अवार्ड है फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर वो उन्होंने मुझे दिया और अपने घर पे भी बुलाया और फैमिली मेरी वाइफ आबा भी इसमें साथ थी उनको इज्जत दी थी और जब भी वो भारत आती हैं या दिल्ली आती हैं तो मुझे हमेशा वो बुलाती है और मुझसे मिलती भी है और जो दिवाली ईद में जो ग्रीटिंग्स है वो भी हमारे एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वो तो आपकी मुलाकात हमेशा होती रहती है शेख हाँ हसीना के साथ में। दूसरी चीज़ ये कि भारत ने इतना किया 71 वॉर में, बांग्लादेश बना, उसमें सब सहयोग किया, अभी रिश्ते बहुत ख़राब हो गए बांग्लादेश से, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद हो जब शेख मुजीब रहमान का सदस्य हुआ था उसके बाद भी जो आर्मी रूल और पाकिस्तानी इंटरफेरेंस था, हाँ, अभी रिश्ते भारत के बांग्लादेश के जो अवामी लीग या डेमोक्रेसी से नहीं है। ये पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश को अपना हिस्सा ही मानता रहा। इसके अलावा इस्लामिक कंट्रीज, अमेरिका, चाइना, कुछ और जो भी है उनका इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया में है और साथ ही वो पर्टिकुलर फेथ जो है उसको लाना चाहते हैं जिससे कि वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर सके। ये जितनी पावर है वो साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट करना चाहती है वर्ल्ड के ओवर पावर बनने के लिए। तो उसके लिए उनको बांग्लादेश और भारत को कमज़ोर करना पड़ेगा। अगर वे इकट्ठे रहते हैं इकोनॉमिकली, मिलिट्री तो स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने जब मार्टिन आइलैंड का था और नहीं मिला उनको बांग्लादेश से, तो अमेरिका ने इस रिवोल्ट के अंदर, म्यूटनी के अंदर जो है काफ़ी हिस्सा प्ले किया। अभी चाइना का भी इससे है, ये काफ़ी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक है और भारत को भी है। क्यों कि चाइना जो है क्यों करना चाहता है भारत को कमज़ोर बांग्लादेश की जो अरुणाचल इलाका है चाइना अभी भी डिमांड करता है कि वो हिस्सा है। भूटान का हिस्सा भी वो डिमांड करता है। अगर बांग्लादेश में प्रो चाइना या प्रो पाकिस्तान या ऐसी फोर्स हो जो चाइना का सपोर्ट करे तो चाइना को उन चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। भारत के लिए इतनी फौज करना कि पूरे ईस्ट को संभाले, वो भी संभाले, वेस्ट को भी संभाले, चाइना बॉर्डर के संभाले, बहुत मुश्किल हो जाता है और कमज़ोर होता है। और इकनॉमिकली भी कमज़ोर करे जिससे कि जो है अपना ही वो कमज़ोर करे, वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करे और उनकी जो वर्ल्ड पावर है इकनॉमिकली, मिलिट्री, पॉलिटिकली वो जो पावर है वो उसको मेंटेन कर सके। आपकी सर पोस्टिंग जम्मू में भी रही है, जम्मू में पोस्टिंग रही है आपकी, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है अक्सर, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ का कोई अनुभव आपका जो रहा, आप वहाँ पोस्टिंग रहेगी, कैसे टैकल करते थे पाकिस्तानियों को, कैसे क्या करते थे? मैं 9 पैरा कमांडो में था, JNK के जम्मू कश्मीर दोनों मैंने काफ़ी रखी की है जी। उस टाइम पर। बॉर्डर तक गया हूँ, पोस्टर स्टे है तो मुझे काफ़ी चीज़ का है। लेकिन जैसे अभी आपने पूछा कि उस टाइम पर शायद इतना नहीं था लड़ाई के बाद, क्योंकि 65 वार में हमारा अपर हैंड था और काफ़ी आर्मी भी एक्टिव थी, ये पाकिस्तान हारा हुआ था। लेकिन 485 में 83, 84 में पलटन कमांड की तो मेरा पोस्ट अखनूर में था, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर एरिया। तो वहाँ पर हमने रिप्लाई किया। मैं कमांडिंग अफसर था उस टाइम पर, कर्नल। तो वहाँ पर क्या है प्रॉब्लम कि कोई लकीर नहीं है मार्च। वहाँ एक रिवर है, उसको आधा आधा कर रखा है और कहीं रिजेस है, आप मानते हैं वो नहीं मानते। इसमें ऐसा है, एक तो बॉर्डर के ऊपर क्या है यहाँ पर कि एक ही घर है, आधा पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में। जो बॉर्डर आपको बुझा रहा है, अभी वो बाद में बना है या पहले बना है, नहीं ऐसा है। अब उसके अंदर एक ही कम्युनिटी रहती है। अभी वो जो इधर है वो थोड़ी प्रो होगी, जो इधर एंटी होगी या जो भी है असलियत के अंदर। अभी जब मैं अखनूर में था तो एक छोटी मोटी फायर होती थी। एक बार क्या हुआ, उन्होंने हमारी एक पोस्ट के ऊपर फायर कर दिया और थोड़ा लोकल के ऊपर ही फायर था।
इमीडिएटली मुझे मालूम था क्या है। अभी जो उस साइड पर थे तो क्या किया गया हमने कि रिवर को पार किया रात के अंदर, वहाँ एक पोस्ट लगाई। सुबह सुबह तकरीबन 3 बजे के नज़दीक जो मेरे ट्रूप्स थे, मैं था उसके अंदर, अच्छा। और उनकी पोस्ट के ऊपर हमने अटैक किया। अभी वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ये फायर नहीं करोगे, वो फायर नहीं करोगे, सीज फायर की वजह से। हाँ। लेकिन शायद मेरी आदत है कि जब तजुर्बा है फौज के अंदर लड़ाई की, मैं 65 में रहा, नागालैंड में, अरुणाचल जब काउंटरेंसी में रहा, तो काफ़ी, तो उसके अंदर मैंने रॉकेट लॉन्चर सब इस्तेमाल किया अच्छा। जो हुक्म के करीब थी। हाँ। और उनका बंकर वो जो घर में थे बर्बाद हो गए। मेरे अंदर एक थोड़ी सी इंसानियत हम भी है। वहाँ जो लोकल थे, जो एक फैमिली थी उधर, वो दूसरे धर्म की थी। अच्छा। लेकिन इस्लामिक, लेकिन उनको मैंने कुछ नहीं कहा, उनको वहीं छोड़ दिया। जो उनके जख्मी हुए थे उनको दवाई दी, लेकिन अपनी प्लाटून मैंने उस घर के ऊपर लगा दी। अच्छा। जिससे कि कोई और स्टॉकमेंट ना। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है, ये जम्मू के ऊपर जो है एक जो फेथ की वजह से, पॉलिटिकल वजह से वो ज़्यादा रीज़न है। अच्छा। पॉलिटिकल पावर है, वो जो फेथ है वहाँ पर, जो बॉर्डर के ऊपर मिक्स फेथ है, तो वो उसको जहाँ जहाँ जिसका वो डोमिनेशन होता है वो करते रहते हैं अपना पॉलिटिकल एम अचीव करने के लिए कि हम जो है भारत के अंदर ऐसा करते हैं। लेकिन आम तौर के ऊपर भारत नहीं करता, भारत नहीं करता, ये उधर से ही इन्फ्लेशन होता है। एक मैं सर पढ़ रहा था कहीं आपके बारे में कि आपके साथ कोई 2 आपके सबॉर्डिनेट्स थे, हवलदार। तो किसी पाकिस्तानी ने पूछा उधर से कौन है, तो उसने जवाब दिया कि तेरा बाप। ऐसा कुछ करके एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी, क्या है वो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। जो अगरतला, जो ये बैटल ऑफ गंगा सागर है जिसमें मुझे वीर चक्र मिला था, तो हमने ये 1 दिसंबर को अगरतला से पाकिस्तानी डिफेंस में से रात को इन्फिल्ट्रेट किया। अच्छा। जो गंगा सागर है वो 5 से 6 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ उससे 1 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहाँ पोजीशन ली, रेकी किया। और जब रेकी किया तब हमने देखा कि पाकिस्तानी पोस्ट है, MMG है, LMG, एंटी टैंक वेपन सब है। और जो एरिया है, माइंस वगैरह लगी है, जो एरिया है वो दलदल है। अच्छा। तो जो प्लान था ऊपर का कि टैंकों के साथ और सब फायर करेंगे, अटैक दूसरी पलटन करेंगे। तो मैं, मेरे साथ जो दूसरे अफसर भी थे, कैप्टन कोहली थे और NCO भी थे, गिरधारी, लास्टैक DN दास और दारा सिंह माई ऑपरेटर, ये थे। हमने देखा कि अगर नॉर्मल हमला हुआ तो वो कामयाब नहीं होगा, हैवी कैजुअलिटी होगी। क्योंकि लेकिन उसी टाइम पर पाकिस्तानी एक जो स्टेशन वैगन है वो रेलवे लाइन पे पुल कर रहे थे। तो हमारे दिमाग में आया, ओह ये, क्योंकि मैं इंचार्ज था उस टाइम पर, तो मैंने बोला इसका मतलब यहाँ पर माइन नहीं है, अगर है तो बहुत कम है। तो अगर हम यहाँ से हमला करेंगे तो एक तो ऑब्स्टिकल और माइंस काम आएंगी, दूसरा पाकिस्तान को उम्मीद नहीं है। और ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं 9 पैरा कमांडो जैसे बोलता हूँ, तो उसके अंदर था। उसके अंदर ये सरप्राइज अटैक, ऐसे अटैक की प्लानिंग की जाती है, वही ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो भी मेरे दिमाग में थी। जब हम वापस आए, हमने अपने कमांडिंग अफसर को बोला, उसने एकदम ना कर दिया, कहते अच्छा। नहीं, ऊपर वाला का प्लान बना वैसे ही जाएगा। हमने एक पेट्रोल और भेजा, उसने भी देखा, उसने भी यही खबर दी। CO साहब को बोला गया, ऊपर से बोला, ज़्यादा नाम चीज़ को लेते हुए कि इस चीज़ पर जो सीधा मोस्ट थे, जनरल सगत थे कोर कमांडर, उन्होंने बोला ये कंपनी कमांडर अगर जाना चाहते हैं तो जाने दो, रात को नहीं है तो फिर सवेरे में देखा जाएगा। वो हमारी बात बड़ी रिजर्वेशन के साथ माने। जब हम वहाँ गए, रेलवे लाइन में गए, उनके 3 बजे के नज़दीक, साथ धुंध थी, रात का टाइम, पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और 3 से 4 टाइम भी ऐसा होता है आम तौर पर लोग सोते हैं। जब हम चले गए, चलते चलते हमारी भी ऑब्जर्वेशन लिमिटेड थी, तो हम जब पहला बंकर
जो मैं अल्फ़ा कंपनी लीड कर रहा था, दीपंकर आया तो शायद पाँव की आवाज़ जब कुछ सुन ली उसने पाकिस्तानी ने और बोला कौन है? तो जो हमारे साथ जो था उसने बोला तुम्हारा बाप उधर से, और बोला बाहर आके देखो। तो वो समझ गए कि पाकिस्तानी ये है। उन्होंने फायर खोला। अच्छा। वो जो जेसी होशियार सिंह साहब थे जख्मी हो गए, ही फेल डाउन। मैंने पोजीशन लिया, मेरे पास मोल्टो कॉकटेल था जिसको पेट्रोल बम बोलते हैं आम अच्छा। जबान में, वो मैंने उसमें फेंक दिया। बंकर में आग लगी, मेरे पास हैंड ग्रेनेड है, उसको निकाला और बंकर के अंदर डाल दिया। अच्छा। और बंकर ब्लास्ट हो गया, blow ब्लास्ट हो गया। हाँ। लेकिन अभी दो इंजर्ड पाकिस्तानी एमएमजी के ऊपर फायर कर रहे थे, मेरे जवान कुछ जख्मी हुए थे। अच्छा। तो मैंने कराल करके उस एमएमजी को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जो उसके ऊपर जो फायर कर रहा था हाँ, पाकिस्तान। वो फायर कर रहे थे, उसको हमने बाहर खींच लिया। जब वो बाहर खींच लिया मैंने, तो वो पाकिस्तान भागने की कोशिश की, जख्मी थे। हाँ। तो मेरे साथियों ने उनको फायर करके बर्बाद कर दिया। अच्छा। तो वो जो गंगा सागर था एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी। अच्छा। वो उसको करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था आगे अटैक करना। और जो कोर कमांड सब नेक्स्ट डे जब आए सवेरे देखने के लिए, कि उनको विश्वास नहीं था कि ऐसे हो सकता है। जब वो हेलीकॉप्टर आए तो वो मुझसे मिले और बोले आप कैसे इस रेलवे लाइन के साथ इतने आदमियों को लेके अटैक कर सकते हो, ये तो सुसाइडल है। अच्छा। ये तो खुदकुशी वाली बात है। एक सिंगल फाइल है, पाकिस्तानी को पता लग जाता। क्या उन्होंने खुद बोला कि मैं कभी ड्रीम भी नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता था ऐसा इम्पॉसिबल मिशन ऐसा था। अटैक होगा। हाँ। और शायद पाकिस्तानी ने नहीं सोचा, हाँ। इसीलिए हमने उसको सरप्राइज करके। मैं सर, ये आप 9 पैरा कमांडो की बात करते हैं, आप इसमें भी रहे हैं, तो वहाँ का कोई ऐसा कहानी एक्सपीरियंस जो बहुत मतलब अनयूजुअल रहा हो, कोई ऐसा मिशन कोई जो किया हो आप लोगों ने? ऐसा है कि 65 लड़ाई के बाद मुझे इन्फेंट्री स्कूल मऊ में कमांडो इंस्ट्रक्टर भेजा गया। अच्छा। कमांडो विंग नया बना। और फिर ये 9 पैरा रेज होनी थी 66 में 67 में, क्योंकि मैं जो वहाँ से कर्नल बेग सिंह साहब थे जो सीओ, उनके साथ मैंने नागालैंड में अच्छा। नौकरी की इंश्योरेंस, तो वो मुझे जानते थे। कमांडो इंस्ट्रक्टर मैं था, लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग मतलब कि मुझे 9 पैरा में बोल दिया पलटन रेज करने के लिए। अच्छा। वो 5-6 आदमी कर्नल से थे। अभी ये था कि हमने, और इसके अंदर कोई एक ग्रुप नहीं था, हम हर यूनिट में जाते थे, जो होना चाहते थे उनकी ट्रेनिंग देखते थे, फिजिकल फिटनेस देखते थे। मतलब तीनों ब्रांच से, आर्मी, पूरे एयरफोर्स, बॉर्डर देखे, नेवी, जो भी यूनिट के अंदर जहाँ जाते थे, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट। हाँ। तो वो हमने सिलेक्ट की। अभी आपने लड़ाई को छोड़ के इंटरेस्टिंग बताते हैं 9 पैरा के अंदर क्या था कि हमारी पोजीशन लगी तो जो बॉर्डर था एक नाला था। अच्छा। तो वहाँ पर वाइल्ड जो पिग होते हैं, सुअर, हाँ, जंगली बोर बेसिकली। वो, हाँ, बोर, हाँ। जंगली सुअर। हाँ, जंगली सुअर, बोर। तो वो आते थे पानी पी ले। अच्छा। तो थोड़ा शौक शिकार का था। हाँ। हमारे साथ एक अफसर भी था, उसको भी शौक था शिकार का जो। तो हम क्या करते थे, वो पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर पड़ता था। अच्छा। और उनकी फायर के नीचे आता था, रेंज में होता हाँ, होगा, हाँ। लेकिन आजकल की तरह इतनी ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रॉनिक एडवांस नहीं थी। तो जो भी था वो दूरबीन होती थी, रात को दिखाई नहीं देता था, और या लाइट आती थी जैसा जो मूव करती है, फ्लैशिंग लाइट मूव। तो हम रात को जाते थे, नॉट डेली, 15-20 दिन के बाद जब जाते थे, पोजीशन लेते थे। जब सुअर आता था, उनकी लाइट आती तो ऊपर निकल जाती, हमको पता था, तो शिकार कर लेते थे। अच्छा। शिकार करके जब वो फायर होता था, हाँ। तब उनको पता लगता था हाँ। कि ये क्या है। हाँ। और हमने 3 या 4 दफ़ा ऐसा किया, और ऊपर से पाकिस्तान ने पोस्ट पे ही फायर किया, और उसके बाद वो ऊपर भी हुई, जो भी है। लेकिन ये हमारा ड्यूटी होती थी, लेकिन इसके ये एक्शन ऐसा था। लेकिन फिर भी हम जो है पुंछ में या दूसरी जगह जाते थे। क्यों? कि जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ जो बॉर्डर का सिस्टम है, वो आधा गांव एक ही सड़क है, आधा गांव इधर है, आधा गांव इधर है, अलग है। तो वो जो चीज़ें होती थी, अपना सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लेने के लिए हमको कपड़े बदल के या रात के टाइम पर वहाँ जाना पड़ता था, और वो रिस्क लेना पड़ता था उसके लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए भी।
तो 9 पैरा कमांडो में आपने टीम तैयार की थी, ट्रूप्स, उस समय आपको जिम्मेदारी मिली थी। हाँ, पैरा, ये जज्बात की बात आप कर रहे हैं। फौज से पहले मैंने जैसे बोला बचपन में मैंने एनसीसी ली थी, कॉलेज में भी एनसीसी थी। अभी आपने ये बात की है, जब मैं एनसीसी में था तो 26 जनवरी परेड होती है गणतंत्र राज्य की, दिल्ली कंटिनेंट का बिल का मैंने लीड किया था। अच्छा। एनसीसी को। ओह। और लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को मैंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था अच्छा। इधर दिल्ली के अंदर। अच्छा। और मुझे जो है एडवांस लीडरशिप कोर्स इंडिया के अंदर था, उसमें भी सिलेक्ट किया गया था और मैं मनाली में ये हुआ था। तो ये काफ़ी कॉलेज, ये जो बचपन की ग्रूमिंग थी वो बनती चली गई और जज्बात मजबूत होते चले गए। उसी वजह से मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। आर्मी ज्वाइन इन्फेंट्री की थी, मुझे बल्कि दूसरा बोल रहे थे, इन्फेंट्री की थी मैंने ज्वाइन। और उसके बाद कमांडो में जैसे बोला था, और मैंने 9 पैरा कमांडो किया, क्योंकि मेरे अंदर था कि बचपन से कि कुछ करके करना है। और मेरे फादर ने सिखाया था, एंड आई विल टेल अगेन एज ए आर्मी ऑफिसर और एज वन, कि फियर इज ए स्टेट ऑफ माइंड। एग्जैक्टली। मैं सर बचपन पे, आपकी बचपन की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, उस पर बात करूंगा। 65 की वॉर सर आप रहे हैं उसमें, तो उसका कोई ऐसा कोई मिशन, कोई प्रोजेक्ट जिस पे रहे हों आप, और बाद में कोई जहाँ पे आपने जीत हासिल की हो पाकिस्तानियों के लिए, वो एक जो आज भी सदमा है 65 और 71 का वॉर जो था, तो कोई ऐसा कोई मिशन रहा हो जिसके बारे में आप बताना चाहें, कुछ इंटरेस्टिंग रहा? उसे ऐसा है कि वो 65 वार के अंदर क्या था, मैं राजस्थान साइड के ऊपर था, तो वहाँ पर भी गए। लेकिन उसको आप 71 से 65 से थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि जो इक्विपमेंट भारतीय फौज के पास था, स्पेशली इस साइड के ऊपर, तो 303 राइफल होती थी। अच्छा। और बहुत कम फौज के पास बॉर्डर जेड के वे में थी, जहाँ की आपकी ऑटोमेटिक होती थी। हाँ। और मोटर जो थे वो 3 मोटर होते थे। अच्छा। उसके बाद भी 81 और उसका क्या सर, उस वेपन की क्या खासियत थी जो आप 3 मोटर सिस्टम, थिंकिंग सिस्टम, प्लानिंग जो आप, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। 71 तक थोड़ा सा एडवांस हो गया था। वो और टफ वॉर थी 65 बाहर पावर नहीं आई थी 71 में, वो भी इन्वॉल्व हो गई थी। और 65 का था, एक ये था कि जब सितंबर 7-8 की बात है कि जो वहाँ बॉर्डर के ऊपर जो पोस्ट थी, वहाँ पर जब हमारी बटालियन लगी हुई थी, तो वो जो पाकिस्तानी फौज ने हमारे पे हमला किया था डेस्क के ऊपर, तो उस ड्यून के अंदर भी जब आर्टिफायर आया, तो जैसा मैंने बताया आर्टिफायर सीधा जेट पे चला जाता था। अच्छा। बहुत कम एयर बस्ट होती थी, एयर बस्ट होती थी, कम होती थी, तो वो चला। तो उस हमले के अंदर कैसे हमने उनको फायर किया और पीछे किया, फिर उसके बाद हम उनके चेज भी किया। लेकिन वहाँ का सिस्टम थोड़ा रेत के अंदर चेज करना, पोजीशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। वेस्टर्न बॉर्डर पर थे आप? नहीं, राजस्थान बॉर्डर पे। हाँ, अच्छा, राजस्थान। अच्छा। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो बांग्लादेश वाला और 65 में थोड़ा फर्क था। अच्छा। लड़ाई के अंदर, लेकिन उसके अंदर एज ए यंग अफसर शुरू से आदत थी कोई ना कोई एक्शन लेना। हाँ। जब अपने में आता था, उन दिनों क्या होता था, जो हवाई जहाज होते थे वो बहुत ऊंचाई पे जाते थे। अच्छा। ये वो सिस्टम नहीं था, और बिल्कुल फिर नीचे आते थे बम फायर करने के लिए, और बिल्कुल नीचे ड्रॉप करने के लिए, बम ड्रॉप करने नहीं, वो जिस टारगेट के ऊपर आते थे, हाँ, ड्रॉप करके फिर फायर करके फिर ऊपर चले आते थे। अच्छा, हम ताकि वो एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज से बाहर वो जाए। एंटी गन वगैरह का इतना, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा, वो एंटी गन जो थी उनकी जो फायर रेंज वो नहीं थी जो आज आप मीलों तक जो चलती है। तो जब मैं गड्डा स्टेशन जो हम बैटल लड़ी थी, उससे मुनावा स्टेशन पे गए थे, वहाँ मूव के लिए ऑर्डर मिला। क्यों? मुनावा पाकिस्तान ने पकड़ ले लिया था, और दे वांटेड टू, वो एडवांस करना चाहते थे मुनावा पोस्ट से जोधपुर की साइड पे। तो हमारी पलटन को ऑर्डर था कि वो डिफेंस लेने के लिए। तो जब मैं अपनी कंपनी की जब लेके जा रहा था, तो
हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, हवाई जहाज नहीं दिखाई दिया, सुनाई दी। क्योंकि हाइट पर रहता था वो बहुत। बहुत ऊंचाई पे जाते हाँ, थे इसीलिए। हम्म, तो जब वो इतनी ऊंचाई पे गया, सोचा, तो मैंने देखा कि उन दिनों ये सड़कें नहीं थी। ये जो सड़कें थी राजस्थान में, हाँ। वो ग्रेवल ट्रैक थे, टूटे होते थे, चलना ही मुश्किल था। आज का बनी है। तो मेरे पास तीन तरण थे, उसमें जवान भी थे और स्वान भी था। तो मुझे लगा कि अगर वो हवाई जहाज इधर आएगा तो मेरे तीनों ट्रकों को बर्बाद कर देगा। क्यों? ये तो कहीं जा नहीं सकते, स्पीड पिकअप नहीं कर सकते, कोई अपना तेज बोलूंगा अभी तो भी नहीं जा सकते। तो मैंने अपने कमांडरों को बोला कि भाई ऐसा आना है और मैं इनको एक साइड पे करना चाहता हूँ। जमीन पे होना और बात होती है, हेडक्वार्टर से बात और होती है। और उन लोगों भाई आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, वो दूर है, वो कुछ नहीं होगा, आप अपनी चलो। मैंने 5 मिनट किए, बिल्कुल बताता हूँ आपको, सिर्फ 5 मिनट। मैंने बोला तीनों गाड़ियों को आप ट्रैक छोड़ के सैंड ड्यून की तरफ चले जाओ। तो सैंड ड्यून में, ठीक है। क्योंकि उन दिनों जो रेडियो सेट थे वो भी ऑपरेटर थे, काम नहीं करते थे। ओह। आधे जो रेडियो सेट होते थे हमारे, फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। हाँ। फ्रीक्वेंसी थी, वो एरियल बैक इक्विपमेंट हुआ, मैंने पीछे कर दिया। 10 मिनट वेट किया होगा। अब मैं देख रहा था आवाज़ नजदीक आनी शुरू हुई और विद इन 10 मिनट्स, हाँ, 10 मिनट के अंदर वो नीचे आए, फाइटर प्लेन। उन्होंने स्ट्रैफिंग कर दी। लेकिन क्योंकि हर सिस्टम पुराना था, उन्होंने रोड के ऊपर स्ट्रैफिंग दे कुड नॉट डू, कि वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ये 3 ट्रक थे वो सैंड ड्यून के हो गए थे। अच्छा। अगर वो करते वो सैंड ड्यून में फंस जाते एरोप्लेन। ओह। तो इसलिए वो आए, वो रोड के ऊपर ही रोड को बर्बाद करते हुए ऊपर चले गए। उसके बाद मैंने इन ट्रकों को लाया और वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा हेडक्वार्टर से, तब मुझसे पूछा गया कि सब ठीक ठाक है। मैंने कहा सर आपके हुक्म से नहीं, मेरे को सब ठीक ठाक है। हाँ, सही बात मैंने है। मजाक में बोला, क्योंकि मैं जो हमारे जियो साहब थे वो हमारे रेजिमेंट को जानते थे। तो बोला, तब उनको ये मैंने बात बताई जो भी बताया। कि आपने जो कॉल लिया उसकी वजह से बच गए हो। ये डिसीजन मैं आज लाइफ के अंदर भी ऐसे ही लेता हूँ कि जब मेरी कॉन्शियस अपन मानती है, मैं वो डिसीजन लेता हूँ। आपने सर जज्बे की बात की, आपने कहा कि बचपन से आपको जज्बा दिया गया, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने। तो ऐसी एक जज्बे की कहानी जुड़ी हुई है कि आप बहुत छोटे थे, 9 या 10 साल के थे, तो आप दिल्ली में रहते थे कहीं, तो वहाँ कोई वुल्फ से आपका एक एनकाउंटर हुआ, तो वो क्या कहानी है, क्या हुआ था और कैसे आप बचे? एक छोटा बच्चा 9 साल 10 साल का क्या होता है वो? देखिए ऐसा है, मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ विश्वास कि उन्होंने मेरे अंदर ये पैदा किया। उससे पहले भी जैसे नॉन वेज फैमिली के थे, अगर आपने बीफ लेना है, चिकन लेना, वो मुझे भेजते थे। अच्छा। कि जब आप उस जो गोल मार्केट फेमस थी इस चीज़ के लिए, फिश मार्केट नाम से उससे, जब आप देखते, वो जान के भेजते थे कि आपके अंदर ये ना आए, अरे ये क्या हो गया है ना। वो टाइप का जो नेचुरल फियर था उसको मेरे दिल से निकाल दिया था कि नथिंग हैपन। हाँ। और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने हमारे अंदर एक पैदा कर दिया था कि जो फियर इज स्टेट ऑफ माइंड, कुछ नहीं सुपरस्टिशन है, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, यू फेस इट। ये जो है इस चीज़ के था कि जब मैं तकरीबन 10 साल का था, तो हमारा घर, जो स्कूल से घर तक जाने के लिए हमको एक जंगल था, पहाड़ी थी, बिरला मंदिर जिसको बोलते दिल्ली में, उसमें से गुजरना पड़ता था। उसमें जंगली जानवर काफ़ी थे। अच्छा। और एक बार मैं जब जा रहा था तो उस रास्ते के ऊपर, रास्ते थोड़े होते हैं एक जंतु, एक जो है वुल्फ, भेड़िया, यंग भेड़िया, वो खड़ा था। अच्छा। मैं भी खड़ा हो गया और मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। कोई डर नहीं था मेरे अंदर, मैं आज भी बोलता हूँ कि नहीं था। जब मैं उसके देखा, उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर 3-4 मिनट देखते रहे, वो मुड़ के चल पड़ा। मैं वहीं खड़ा रहा, देखता रहा उसको, और वो फिर रुका कोई 5-7 कदम जाने के बाद, वापस मुड़ के देखता है मेरी तरफ। अच्छा। मैं तभी उसकी तरफ देख रहा था। देखने के बाद वो बड़ा झाड़ियों में चलता हुआ चला गया। मैंने रास्ता नहीं लिया, वो रास्ता चेंज कर लिया
और चला। फिर मैंने फॉरेस्ट वालों को बोला, वो उसी की ढूंढ रहे थे कि उनको पता लगा था भेड़िया इस तरफ आया हुआ है। तो मतलब आप ये कहते हैं कि बच्चे को जो तैयार करिए, जज्बा जो हिम्मत होनी चाहिए, आप चूंकि आपने आई कांटेक्ट किया उसकी वजह से उसको लगा, ऐसा होता है बिल्कुल। कुछ? हमारे ग्रैंडफादर शिकाई थे, काफ़ी चीज़ें थी। वो हमेशा ये बोलते थे कि आप चाहे एनिमल है या कोई है, आप साइकोलॉजी, जिसको मैंने बोला बाद में बताया, गट्स और विट्स, हाँ। वो जो आपके जो गट्स हैं वो आंखों के अंदर आ जाते हैं, और साइकोलॉजिकली आदमी हमेशा जिस्म से स्ट्रांग होता है। आप जब भी अपोनेंट को देखो, अगर आप उसको देखते हो तो उसकी जो अंदर की ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको इतना साइकोलॉजी डोमिनेट कर लिया है। तो वो जो मुझे बचपन में बताया गया, वो मैंने जब उस वुल्फ को देखा, भेड़िए को देखा, तब आया। उसके बाद आज भी तक लाइफ के अंदर इतने इंसिडेंट्स हैं कि शायद मैं इस टाइम के अंदर आपको ना बता सकूं कि आप वो ना भी मानने वाले हो, वो आज तक है। मैं एक बता दी 9 पैरा कमांडो का बात, कि पैरा कमांडो में सिखाया जाता है जंगल का खाना क्या था। तो सांप आते हैं, कुछ आते हैं, तो ज्वेलर्स खाने के लिए कि सांप को कैसे खाया जाए, काटा जाए, मैंने एक कोबरा मंगाया। हाँ। कोबरे को बताया कैसे पकड़ते हैं। अच्छा। हाँ, कोबरे को पकड़ा, कोबरे को पकड़े, कोबरे को काटा, अच्छा। उसकी टेल से उसको, उसकी स्किन को उतारा और उसको बनाया, और खुद पहले मैंने खाया, फिर ज्वालों को दिया। अच्छा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये उस टाइम से मेरे अंदर रहती, और आस्ता आस्ता कोई ना कोई इंसिडेंट होते रहे जिससे ये। दूसरा, आपने सर शिकार की बात की। आप जब आपकी वहाँ पोस्टिंग थी जम्मू में, तो आप शिकार करते थे बताया। तो ये शिकार का शौक कहूँ या एक एडवेंचर जो होता है, वो कैसे आपको लगा? और नहीं, वो ये एक डेयरिंग एक्ट है। हाँ। मैंने आम देखा है किसी कि हम जाते नहीं, ये मत मारो, वो करो, हाँ। तो वैसे ही आपके अंदर हो जाता है। और मेरे ग्रैंडफादर थे, वो शिकारी थे, और जब भी वो जाते थे शिकार पे ने, वो हमेशा ले आते थे जबकि मैं 4-5 साल का था। अच्छा। और उस टाइम पर वो मुझे अच्छे शिकारी का बताते थे। शिकार करना नहीं है, शिकारी। वो झाड़ी में कोई खरगोश छुपा है या परिंदा है, तो मुझे बोलते तो पत्थर मारो, और वो उड़ेंगे, भागे तब मारो। अच्छा। जो उसको भी मौका दो भागने का, अब मुकाबला करना। तो उस तरह के जो आदतें हैं, वो आस्ता आस्ता जो है मेरे अंदर आती रही। कभी आप ग्रैंडफादर के साथ शिकार पर गए हों और वो भाग गया हो शिकार, या अटैक कर दिया हो, कोई ऐसी कोई घटना कभी हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, कभी नहीं। दूसरा, मैं कह रहा हूँ सर, जो आजकल के मौजूदा हालात हैं इंडिया के, बांग्लादेश के साथ में कह लें या हम पाकिस्तान के साथ कह लें, जिसके साथ भी कह लें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। चाइना, श्रीलंका, मतलब चारों तरफ। तो ये इसको क्या इसकी वजह हो सकती है? इसके पीछे क्या पाकिस्तान है टोटली? नहीं, ऐसा है। पहली बात तो पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश को अपना हिस्सा मानता है। हाँ। जब शेख मुजीब रहमान का असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद मिलिट्री, आर्मी एंड पाकिस्तान पीपल काफ़ी हुआ, फिर डेमोक्रेसी आ गई। इस डेमोक्रेसी से क्या हुआ, बांग्लादेश स्ट्रांग हो गया, उनका लीडर स्ट्रांग, उनकी इकॉनमी बेटर हो गई पाकिस्तान इकॉनमी से। बेटर हो हाँ, गई, हाँ। हो गई। इंडिया का सपोर्ट आ गया, इंडिया तो बिजनेस हो गया। आप जाए बांग्लादेश के इम्पोर्टेड आपको फल मिलता है। अभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जहाँ तक मैं जानता हूँ, पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्रीज है, अमेरिका है, चाइना है, मैं इसमें जहाँ जाते हुए उनको साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक ओशन, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन, साउथ एशिया, इसको डोमिनेट करना है वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए, पॉलिटिकली एंड मिलिट्री एंड ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली होता है। अभी जैसे लड़ाई शुरू हुई है, वो इस चीज़ को डोमिनेट कर इस साइड में करना चाहते हैं। और अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश इकोनॉमिकली, मिलिट्री एंड पॉलिटिकली अच्छे रहेंगे एक बन के, तो उनका जो एम है, जो उनका जो पर्पस है, उसको वो जो है नहीं अचीव कर सकते। अच्छा। तो इसीलिए चाइना अरुणाचल साइड से भारत का हिस्सा लेना चाहता है, और भूटान साइड से, दूसरों से, अमेरिका आइलैंड
चाहता है, तो जिससे वो इंडियन ओशन ये चले, ये जो हुआ है इसमें इन कंट्री का हाथ है। ठीक है, अमेरिका का ज़्यादा है, बिकॉज एक आइलैंड था जो शेख हसीना ने अमेरिका को मना कर दिया था, तो वो चाहते थे क्यों आर्मी का वो रखना हथियार वाला, तो डोमिनेट कर सके ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सब कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि उनका आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। अच्छा, पहले उनका सबको एक ही इंटरेस्ट था, अभी उनका इंटरेस्ट क्लैश होगा और पब्लिक सफर करेगी, और भारत को स्ट्रांग बनाएगा वो मुल्क जो नहीं चाहता कि ये स्ट्रांग बने। ठीक वो है। अपना स्ट्रांग बनाना चाहता है, हिंदुस्तान भी स्ट्रांग बनना चाहता है, और हिंदुस्तान स्ट्रांग बनाना चाहता है, बांग्लादेश को स्ट्रांग बनाएगा। क्यों? बांग्लादेश स्ट्रांग होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्री, तो जो भारत का ईस्टर्न साइड है वो स्ट्रांग रहेगा। अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो मानी बात है ये पावर अपना वो नहीं कर सकते। तो इसलिए बांग्लादेश और भारत को एक होकर रहना ही पड़ेगा, बेनिफिशियल है अपनी को स्ट्रांग पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या मिलिट्री स्ट्रांग करने के लिए। तो उसके लिए शेख हसीना जी या टाइम के साथ मुक्तिवानी डेमोक्रेटिक रूल बांग्लादेश में आना ही होगा, जरूरी है। वो भारत के लिए भी और उन कंट्री बिग पावर के लिए हम नहीं लेता जो नहीं चाहती कि ये जो कंट्रियाँ लड़ रही है वो यहाँ आकर डोमिनेट करे, इंटरफेयर करे। भाई सर, दूसरा पीओके को लेके बहुत सारी बातें होती हैं आजकल, पीओके आ जाएगा, गवर्नमेंट ये कर देगी, वो कर देगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि पीओके कभी दोबारा भारत का हिस्सा हो सकता है, या कोई ऐसा आर्मी एक्शन हो सकता है, मिलिट्री एक्शन हो सकता है जिससे ये चीज़ें पॉसिबल हों? जहाँ तक भारत इंडिया कंसर्न, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। अच्छा। क्यों? कि पहले तो इंडिया भी इतना कमज़ोर कंट्री नहीं है, बड़ी कंट्री है। जो बाहर कंट्रियाँ छोटी, एक्सेप्ट चाइना को छोड़कर, कोई ऐसी बड़ी कंट्री नहीं जो भारत के ऊपर अफेक्ट कर सके। लेकिन भारत का जो इंटरनेशनल इकॉनमी है, पॉलिटिकल लिंक है, और कुछ पावर, जो स्ट्रॉन्ग पावर वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 और 2 है, वो भारत के साथ है। तो और वो जो दूसरी पावर इंटरफेयर करना चाहेंगी वो नहीं कर सकती कि उनका लिंक पॉलिटिकली, इकोनॉमिक उनके साथ है, और वो मिलकर तीसरी पावर को नहीं आने देंगे। तो ये जो पावर की जो ताकत है वो आपस में इतना वो है कि वो भारत की पावर को नहीं रोक सकती। भारत जो है वो स्ट्रांग नेशन ही रहेगा, और अपने को और स्ट्रांग करने के लिए, और वो पावर को भी जो बांग्लादेश है उसको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्री स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात आपसे करना, आप आर्मी में जाना चाहते थे या आर्मी में आप भर्ती हुए, सिलेक्शन हुआ, ये बात आपकी फैमिली को नहीं पता थी, वो अचानक पता चली? कभी ऐसा लेटर आया, कोई जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया, कुछ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था आपको शायद? लड़ाई का नहीं, आर्मी ज्वाइन करने का जब था आपका? नहीं, हाँ, वो ऐसा था कि मैंने इसको बोला अपने अंदर वो किया। तो मेरा जब सिलेक्शन आया इलाहाबाद में इंटरव्यू के लिए, अच्छा, तो मैं आपको बता दूं मैं फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता था। अच्छा, फुटबॉल, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीम के अंदर नाम भी था मेरा, और जस्ट स्नातन कॉलेज के अंदर फुटबॉल टीम दोनों का कैप्टन भी रह चुका हूँ। अच्छा, दोनों टीमें खेली हैं। तो जब ये मैं इंटरव्यू आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। यही मैंने बोला कि हमारा मैच है इलाहाबाद के अंदर 4-5 दिन का, तो मैं वो खेल के आऊँगा। तो ठीक है, पेरेंट्स भी सपोर्ट में थे, कहते ठीक है जाओ। मैं चला गया। वहाँ जब सेलेक्ट होके वापस आ गया, मैंने तब भी नहीं बताया। मैंने कहा जब आर्मी कंफर्म करेंगे तो तब जो है मैं इनको बताऊँगा या बताया। मैं वापस आ गया, पिताजी ने पूछा, फादर ने, कि क्या? मैंने कहा नहीं, हम जीत गए। मैंने बोला कौन सा था? मैंने इलाहाबाद कॉलेज की टीम थी वहाँ पर। अच्छा, ऐसे करके वापस आ गए। तो हम खेल में, कॉलेज में बिजी रहे। अब थोड़े दिन के बाद एक आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आया। वो मेरे फादर घर के बाहर खड़े थे, वो पोस्टमैन ने लेटर दे दिया। अच्छा, फादर ने बोला ठीक है, उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर कुछ होगा, कोई एनसीसी का या कोई। उन्होंने खोला, जब ये पढ़ा तो वो हैरान रह गए। अच्छा, और उन्होंने भी मेरी मदर को नहीं बताया, अपने पास रखा।
अच्छा। तो जब मैं शाम को वापस आया हाँ तो मुझसे पूछा, हाँ। वो इलाहाबाद का क्या हुआ अभी तक? अच्छा, मैच हाँ के लिए। हाँ दोबारा। हाँ तो मुझे लगा ये इलाहाबाद का क्यों पूछ रहे हैं। हाँ। तो अचानक हाँ इलाहाबाद का। अचानक हाँ। मैं कहा नहीं अच्छा था, वो टीम सेलेक्ट नहीं हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना था क्या था। हम्म तो जो भी बात हुई, हम्म फिर उन्होंने ये कागज मुझे दिया। पढ़ा कि अच्छा। ये रहा तेरा इलाहाबाद का रिजल्ट। हाँ। तब मुझे पता लगा, मदर भी वहीं पर थे, वो थे। तब पता चला उनको क्या। सर आज अगर इंडियन, आप जब थे आर्मी में, जब भी आपने 65 में 71 में वॉर किया, तब की कंडीशन इंडियन आर्मी की पावर ताकत दुनिया में और आज की ताकत में आप कितना डिफरेंस पाते हैं? क्या कितना बेटरमेंट हुआ है? कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन, जो डोमिनेशन, मैं सोचता हूँ थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगा क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर है। जी। लेकिन जो आर्मी जज्बात, जनमानस शाह, करापा और लो लेवल पे भी देखा गया, जो एक रेजिमेंटल स्पिरिट होती थी कैंटोनमेंट में, जो एक लाइफ थी आर्मी वाली, उसमें और इसमें काफ़ी फर्क आ गया है। हाँ आ गया है। उसके कई रीज़न है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है। तो मैं उससे कोई नहीं सर, आप नहीं बात करेंगे उस पर हम। आपकी सर इंदिरा गांधी जी से मुलाकात हुई थी कभी? मेरी इंदिरा गांधी से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। जो मेन मुलाकात हुई जो याद है, बाकी तो कि जब मुझे ये वीर चक्र मिला था तो इनविटेशन आया था, वहाँ पर जो है इंदिरा गांधी साहब भी थे, जवाहरलाल बादशाह भी थे, अच्छा। और दूसरे जन भी थे। बुलाया था, गैदरिंग हुई थी, जो गैलेंट्री अवार्डेड थे, वहाँ पर मिले थे। वहाँ पर उन्होंने मुझे, मेरी वाइफ भी साथ याबा, तो उनको भी बुलाया, बातचीत की, और जो भी बातचीत बांग्लादेश की अच्छा। होनी थी। तो उन्होंने क्या कहानी के बारे में पूछा, उसके बारे में जिसके बारे में आपकी चर्चा हुई? क्या उनसे क्या डिस्कशन हुआ कि क्या? आपको उस टाइम पर शेख हसीना और ये असैसिनेशन था, हाँ। उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं ली गई, अच्छा। क्योंकि कुछ भी रीज़न होगा। मे बी हाँ मेरी पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ रीज़न कि वो नहीं, उस चीज़ को ज़्यादा चर्चा हुई, बस इतना ही हुआ। लेकिन हाँ, जनरल मानेकशॉ जो है, जब मुझे ढाका मिले थे लड़ाई के बाद, जनरल मानेकशॉ ने जब अफसरों से बात की, जवानों से, विक्ट्री के बाद 2-3 दिन के बाद, तो जब आए तो उनको पता था। तो उन्होंने मेरे सीओ को पूछा कि भी आपकी यूनिट ने आज़ाद कराया, वो कौन सा अफसर था? अच्छा। तो वो उन्होंने बोला, वो मुझसे मिलके निकल गए थे। अच्छा। उनको नहीं मालूम था, नहीं मालूम ये था जब कि खत्म कैप्टन हुआ अशोक तब तारा बताया। ये। हाँ। बोले वो तो वो अफसर, वो वापस आए, हाँ। माशा मुझे हाथ मिलाया, और उन्होंने एक ऐसा लफ्ज़ बोला कि बोला आपने जो ये जीत है, जो है, जो विक्ट्री है इस पे, इसका जो क्राउन है वो आपने बचा दिया। अच्छा। जो हाँ, he used the word to save the crown of the victory। मानिक शाह की शख्सियत सर बहुत अलग थी, लोग कहते हैं जो भी मिले उनसे, मानिक शाह की शख्सियत जो थी बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी थी उनकी। वही मैंने बोला, अब जैसे आपने मुझसे पूछा था। हाँ। अब वो आदमी और इसकी बहुत अंतर आ गया है इसके अंदर, उसमें पूरे होल सिस्टम में। सिस्टम के अंदर। देखिए उसकी कुछ भी वजह है। बस एक आखिरी क्वेश्चन सर आपसे, आपके पूरे करियर में आपकी सबसे टफेस्ट पोस्टिंग कहाँ लगती है, जहाँ आपको बहुत मतलब टफ लगा हो, करने के लिए बहुत कुछ रहा हो? जिस तरह के आप शख्सियत हैं कि आपको अपने कॉल लेना है, कि आपको अपना ऑपरेशन अपने तरीके से करना है, कोई ऐसा कोई ऑपरेशन, कोई पोस्टिंग जहाँ रही जिसमें आपने कॉल, जैसे आपने राजस्थान की कहानी बताई मुझे कि आपका कॉल था कि वो आपने ट्रक्स जो है सैंड ड्यून्स में भेज दिए, नहीं तो उस दिन कैजुअलिटी बहुत होती। ऐसा कुछ और कभी रहा हो जो आपने अपना कॉल लिया हो और वो बहुत बेनिफिशियल रहा हो, अगर कुछ याद हो? शायद इतनी अब बचपन का नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई ऐसी टफ चीज़ के ऊपर मैंने कभी सोचा भी हो। अच्छा। जितनी जगह टफ होती थी, जितना ही इंटरफेरेंस वाली होती थी, चाहे एनिमी के साथ या कहीं पर, मैं हमेशा एंजॉय करता था। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता था कि मुझे ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ मिशन इम्पॉसिबल टाइप की जगह जो वहाँ भेजा जाए। हाँ। क्योंकि हाँ। मैं बड़ा एक्सपेडिशन वगैरह में रहा हूँ। मैंने माउंटेन्स वगैरह के अंदर, जंग में भी
एक एग्जीबिशन किया है हिल्स के अंदर, जंगल वारफेयर के अंदर। अच्छा। मिजो के अंदर, हाँ। मैं इंटेंशनली ऐसी जगह पे जाना चाहता था। मैं एंजॉय करता था जहाँ पर खतरा या ऐसा हो कि शायद मैं कई चीज़ें आपको शायद ना यहाँ बता सकूँ। वो सर होता है बिल्कुल। लेकिन हाँ, यह है हाँ, कि मैं जान के हाँ, मिलता था। अच्छा। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको हाँ, बता मैं देता वही हूँ। जानना चाहता हूँ, नहीं, बहुत बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग। इंसिडेंट हाँ, बताता हूँ हाँ, कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था नागालैंड के अंदर, अच्छा। और नागालैंड से मणिपुर और मिजोरम जाते थे। वहाँ पर एक जगह है जो कि बर्मा, मणिपुर और मिजोरम मिलती है। आजकल काफ़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। हाँ, अनरेस्ट है बहुत। हाँ, क्योंकि मैं फुटबॉल भी खेलता तो नागालैंड से एक आदमी पेट्रोलिंग करके हम इम्फाल में आए। वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी, गेम भी थी। तो मुझे कहा कि आप जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट करो लोकल से मिलके। तो वहाँ पर लोकल काफ़ी मिलते थे। अच्छा। एक दिन, क्योंकि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था और लोकल, जब मैं लोकल बोलता हूँ समझ जाए हाँ। कि बैचलर लोकल हाँ। स्मार्ट ठीक है। तो स्टार्ट लाइकिंग, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं कुछ इंफॉर्मेशन इनके थ्रू कलेक्ट करूँ। तो वहाँ एक जगह है चोरा चांदपुर, हाँ, जहाँ पर भी आजकल राइट्स सब हुए। ज़्यादा है। हाँ, और राइट्स। मैक्सिमम है, वहाँ मैक्सिमम स्मगलिंग होती थी, क्योंकि बर्मा बॉर्डर, मणिपुर व मिजोरम पाकिस्तान का हिल, जो हाँ। वो जो है। तो मैं सिविल ड्रेस के अंदर बिना किसी को बताए सिविल बस में चोरा चांदपुर पहुंच गया। अच्छा। मैं जो फ्रेंड्स थे, रिलेशन, जान पहचान थी, उनके पास पहुंच गया। हाँ। पहले तो वो सरप्राइज हुए, जो भी है। हाँ। दोस्ती की, कुछ सामान भी खरीदा मैंने वहाँ अच्छा। अपनी पेरेंट्स के लिए, इसके लिए। वहाँ खासकर जो बर्मा की छतरी आती थी वो बहुत फेमस थी। हाँ, तो वो बैम्बू भी की है, हाँ, छतरी। हाँ, तो वो भी ली कुछ जो। और साथ साथ दुकानों में विजिट करके इन्फॉर्मेशन ली और किस तरह का वो बना हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा। अभी ये करते करते मैं लेट हो गया थोड़ा। और दूसरा क्या कि जो इन्फिल्ट्रेटर थे, इंसर्जेंट्स उनको बोलते हैं वहाँ पर, हाँ। जो इंसर्जेंट्स ने आना था शाम को, वो खबर मिल गई इनको, मेरे दोस्तों को। अच्छा। वहाँ पर थे, लोकल को नहीं पता था, लेकिन लोकल को इतना था कि कोई कोई अननोन आदमी आया है। अच्छा। जो कभी कोई मेरे जैसा आदमी गया नहीं। हाँ। वो दो चार दुकानों में गया, शॉपिंग की। अच्छा, अपीयरेंस भी अलग होता है, वहाँ के लोगों से डिफरेंट होता, तो आइडेंटिफाई हाँ, मैं होता है। सिविल ड्रेस में वैसे। हाँ। अभी वहाँ क्या था कि बस जो है वो सवेरे आती थी और दिन की रोशनी में निकल जाती थी। अच्छा। रात को कोई जाती नहीं थी। सनसेट और के बाद मेरे कुछ- वहाँ पर शाम हो गई ओ। और यहाँ पर ये जो इंसर्जेंट्स ने आने थे। अभी उनकी मदद से मैं चर्च में गया अच्छा। और चर्च के अंदर मैं रात को सोया। अच्छा। और उन्होंने बोला कि इंसर्जेंट चर्च में नहीं जाएंगे, अगर उनको पता कोई खबर मिली भी तो तब भी नहीं जाएंगे वो मिली ना मिली, वो उस शाम रात भर रहे, उस सवेरे वो जाते हैं। अच्छा। और अर्ली मॉर्निंग वह बस चलती है जो इन्फाल की तरफ आती। उस बस में मैं बैठ के आ गया। सारी ना इंफॉर्मेशन आर्मी को पता, ना किसी को पता। लेकिन 2 दिन के बाद जो आर्मी की जो सिविल इंटेलिजेंस, उनको पता लगा कि कोई आदमी आया है, वो ऐसी खबर लेकर गया है। अब उनको नहीं पता कि इंसर्जेंट है या फौज का है। हाँ। वो लेके आया है। हाँ। उसके बाद खबर मिली, हमें भी पता लगा। तो हमारे एक फ्रेंड थे हेडक्वार्टर में, तो वो जानते थे, मेरे सीनियर थे असल में, नौकरी भी की उनके से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम 2 दिन नजर नहीं आया अच्छा। है, तो कहाँ था? मैं कहा नहीं मैं था। तो तब तक बात ठंडी हो गई, ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने बोला मुझे मालूम है, मैं बोला नहीं क्योंकि आप ही गए होगे। वो भी मुझे ट्राई करते रहे, अच्छा। नहीं हुआ। लेकिन जब मेरी पलटा वहाँ से मूव होने लगी, नया सीओ आ गया करने, तो बात हुई। तब मैंने बोला कि हाँ, मैंने बताया, तब तक बात खत्म हो गई। तो मैं इस तरह के एक्शन काफ़ी स्पाई के टाइप मुझे से अच्छा भी लगता था। हाँ। इस चीज़ के एडवेंचरस जो भी चीजें थी। हाँ, एडवेंचरस जिसमें रिस्क हो। रिस्क हो। अगर बिना रिस्क है वो नहीं लाइफ। रिस्क से इश्क रहा है हाँ, कुछ। दैट इज माय वे। हाँ।
और सर आज का जो सिनेरियो है इजराइल और यूक्रेन, ये जो भी वॉर चल रही है, इसमें क्या देखते हैं आप कि क्या फ्यूचर है इसमें? क्या ये बंद होगी वॉर, आगे बढ़ेगी, क्या होगा इसमें? आपको क्या लगता है एक्सपर्ट की तरह, आप जैसे रहे हैं, इतने वॉर देखी है आपने इसमें? वार जो है अब सिर्फ इलाके के लिए नहीं रही, अब ये फेथ वाली लड़ाई हो गई है। डिफरेंट फेथ विद पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर के साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि तो रिलीजियस ये चलेगी। हाँ। बीच में हो सकता है स्लो हो जाए, लेकिन ये कैरी ऑन, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है। और आज एक लीडर चेंज होगा, कल दूसरा उसका लेगा अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रिलीजन का, पॉलिटिकल का और उसके साथ इकोनॉमिक अपने आप आती है, इकोनॉमी का, ये जो है चलती रहेगी। बेबी फेजेस के अंदर चले, लेकिन चले, क्योंकि बिग पावर इसमें इन्वॉल्व हो गई है, छोटी पावर इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, अपनी जो आपकी जो कहानियाँ आपसे इतनी इंटरेस्टिंग जो लोग नहीं जानते उनको शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत थैंक यू सर।